आप अपने साक्ष्य रखिए, हम अपने साक्ष्य रखते हैं। मीडिया फैसला कर देगी, अगर जो होगा हम मानने को तैयार है। अगर वो उनको राजपूत सिद्ध करते हैं तो गुज्जर समाज बिना शर्त के छोड़ने को तैयार है। लेकिन अगर हमने उनको स्थापित कर दिया, हमने उनको इतने प्रूफ दे दिए कि भाई वो दे ना पाए, तो उनको वो ये मानना पड़ेगा। आप लोगों ने अभी एक बात की थी कि भाई यहीं PWD रेस्ट हाउस में भाई साहब ने बोला था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी। उन्होंने यहाँ पर केवल 2 बातें बोली। एक तो वो बोल रहे हैं कि भाई नागौद रियासत के जो राजा हैं उनका लेटर है उनके पास जी, नागौद रियासत के जो राजा हैं ये बोल रहे हैं कि भाई ये उनके वंशज हैं और उनकी वंशावली वो लिए हुए हैं। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, अगर वो मेरे सामने आमने सामने हमारे यहाँ आके बैठना चाहते हो, मैं 5 मिनट, गिनती के 5 मिनट अगर वो हमारे सामने टिक गए तो मैं जिंदगी भर अपनी शक्ल नहीं दिखाने का उस नागौर रियासत वाले राजा को। कुछ विशेष संगठन बना करके लोग घूम रहे हैं जो अपने आप को तथाकथित सेनाओं के स्वयंभू मानते हैं। अरे हम तो भारत में एक ही सेना को मानते हैं, हमारी भारतीय सेना है, केवल इंडियन आर्मी, और स्वतंत्र भारत में किसी सेना का कोई अस्तित्व नहीं है। और उसमें किसी भी जाति का व्यक्ति हो जो शस्त्र में पारंगत होकर के वहां सेवा देता है वो सच्चा क्षत्रिय है, हम उसी को सर झुकाते हैं, हमारा भरोसा उसमें है। इसी नाम से आप बता दो, अगर आज से 10 साल पहले कहीं कोई प्रतिमा पूरे देश में राजपूतों ने लगाई हो मिहिर भोज की, वो महाराणा प्रताप की लगाते हैं। महाराणा प्रताप को हम सब मानते हैं, वो देश के सच्चे सपूत हैं, उनके लिए हर भारतीय का माथा झुकता है, वो भारतीय संस्कृति के सच्चे नायक हैं। पर आप बताओ मिहिर भोज का उन्होंने कभी कोई लगाया हो, कहीं पर लगाया हो? गुर्जरों ने तो आज से 72 साल पहले 1949 में मिहिर भोज के नाम पर कॉलेज बना दिया था दादरी में, जिसका उद्घाटन हुआ, जहाँ कंट्रोवर्सी चलती रही। और इसी प्रकार से देश में अनेकों जगह पर मिहिर भोज की प्रतिमा गुर्जर सम्राट के नाम से लगी हुई है। तो इसका आप 5 साल पुराना पूछ लो उनसे, कोई अगर कहीं उन्होंने कोई स्टैचू लगाया हो, कोई संस्था बनाई हो, कहीं नहीं मिलेगा आपको, चूंकि उनको पता है। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। इस समय कैथल के PWD रेस्ट हाउस में हम मौजूद हैं और आपको बता दें अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है और आइए बातचीत कर लेते हैं इनके साथ कि क्या कुछ खास है आज की प्रेस वार्ता में। मैं आचार्य वीरेंद्र विक्रम, और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो सम्राट मिहिर भोज के संबंध में है कि उनका जो ओरिजिन है, सम्राट मिहिर भोज का जो वंश और कुल है, उनका जो ओरिजिन है उसको स्पष्ट करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। जैसा कि आजकल पूरे देश में इस बात पर एक चर्चा चल रही है कि जो गुर्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी है इतिहास में, कई लोग कह रहे हैं कि वो राजपूतों से संबंधित है, किंतु हमने कई बार ये पक्ष रखा है तथ्यों के आधार पर, प्रमाणों के आधार पर, कि ये डायनेस्टी जो है, इनका ओरिजिन जो है वो गुर्जर है। और ये पूरी दुनिया में जहाँ भी ये डायनेस्टी पढ़ाई जा रही है, सब जगह गुर्जर प्रतिहार के नाम से ही पढ़ाई जाती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सम्राट मिहिर भोज एक ऐसा महान व्यक्तित्व हैं जो अपने आप में भारतीय इतिहास के एक गौरवपूर्ण ऐसे कीर्तिमान हैं जो सारे देश और दुनिया को प्रेरणा देने के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हैं। इसलिए हम उनके चरित्र से प्रेरणा लें, उनके उज्जवल कार्यों से प्रेरणा लें, राष्ट्रभक्ति का और धर्म संस्कृति के रक्षण का जो कार्य उन्होंने अपने जीवन काल में किया, उस कार्य से प्रेरणा लेकर के हम भी आगे बढ़ें। लेकिन कुछ लोग उनकी डायनेस्टी को विवादित कर रहे हैं। देखिए, मैं आपसे निवेदन करूं कि ये महान सम्राट जिस कुल से आते हैं, उस कुल को उस समय के जितने भी शिलालेख हैं, तत्कालीन जब प्रतिहार शासन करते थे, उन शिलालेखों में उनको जगह जगह पर जाति से गुर्जर लिखा हुआ है। उस समय की जो समकालीन पुस्तकें हैं जो राइटर्स ने लिखी, उस समय के जो भारतीय लेखक थे उन्होंने भी उनको गुर्जर ही लिखा है। और उस समय जो विदेशी भ्रमण करने वाले लोग, इतिहासकार या राइटर भारत में आए, उन सब ने भी उनको गुर्जर ही लिखा है। तो इन सारे प्रमाणों के आधार पर वो गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के हैं। हम इस बात को मानते हैं कि महापुरुष या सम्राट जो है
वो पूरे देश और पूरे सभी समाज के लोगों के लिए आदर्श होते हैं। सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। पर इतिहास का ये धर्म है कि जब आप किसी भी महापुरुष को पढ़ाते हैं तो उसका वंश, उसका कुल, उसकी डायनेस्टी जो है उसके विषय में आप ठीक ठीक जानकारी दें। आप देखिए, हम मौर्य डायनेस्टी पढ़ते हैं, वहाँ किसी को कोई मतभेद नहीं होता। हम गुप्ता डायनेस्टी पढ़ते हैं, वो भी एक पूरा एम्पायर है, उसमें भी किसी को मुश्किल नहीं होती। वर्धन डायनेस्टी आती है जिसमें प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन सम्राट हुए। इसी प्रकार से आप आगे देखें तो गुर्जरा प्रतिहारा डायनेस्टी है, ये एक राजवंश है। इसलिए इसको लेकर के किसी को भी कोई भ्रम और किसी को भी किसी प्रकार की कोई भ्रांति ना हो, इसलिए आज प्रमाण देने के लिए हम आपके समक्ष, प्रेस के समक्ष आए हैं। तो प्रमाणों को मैं आरंभ करता हूं। देखिए, गुर्जर प्रतिहारों का एक शिलालेख है तत्कालीन जब वो शासन करते थे उसी समय। जो अलवर जो जिला है राजस्थान का, और वहाँ पर एक कस्बा पड़ता है राजौरगढ़, जिसको आजकल राजगढ़ कहा जाता है। तो वहाँ से एक शिलालेख मिला, और वो शिलालेख 959 ईस्वी का है, जब वो राजा वहाँ पर शासन करते थे उसी समय का है। और उन्होंने जब वहाँ कुछ गांव दान में दिया था एक माथुर ब्राह्मण को, तो उस समय के दान पत्र की उसमें प्रशस्ति है। तो वहाँ कहा गया कि जो माथन देव प्रतिहार जो वो शासक है, तो उसके लिए लिखा कि वो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक है। प्रतिहार से पहले उसके शिलालेख में वहाँ गुर्जर शब्द का प्रयोग है। आगे भी दूसरी लाइन में लिखा कि यहाँ गुर्जर ही कृषि भी करते हैं, जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर जितनी भी जमीन है वो गुर्जरों द्वारा ही कृषि की जाती है। शताब्दी से पहले गुजरातरा कहलाता था पूरा राजस्थान, वो राजस्थान फिर राजपुताना कहलाने लगा 16वीं शताब्दी में, चूंकि वहाँ राजपूतों का शासन फिर पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। और आप देखिए, अलबरूनी जो 1020 में भारत आया, अलबरूनी ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में इस बात का वर्णन किया कि चौहानों का राज्य गुजरात है। पृथ्वीराज विजय जो पृथ्वीराज के समय में लिखी गई उसके दरबारी के द्वारा, वो भी उसके राज्य को गुर्जर देश, गुर्जर मंडल इन नामों से परिभाषित करती है। तो ये राजस्थान को ये सारे हिस्टोरियन एक मत होकर के स्वीकार करते हैं कि राजपुताना नाम 16वीं शताब्दी में पड़ा, और प्राचीन नाम उसका क्या है? प्राचीन नाम उसका गुजरात्रा है, जो पुराने ग्रंथों में पाया जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि ये पूरी की पूरी डायनेस्टी पूरे प्रमाणों के साथ, पूरे तथ्यों के साथ, और इस पर पीएचडी हुई 1957 में डॉक्टर बैजनाथपुरी ने इस पर पीएचडी की। कहा? बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में शोध किया इस विषय पर, और शोध करके उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा। हमने शोध ग्रंथ आपको उपलब्ध कराया जो पीएचडी का शोध ग्रंथ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जिसपे हुआ है। तो उन्होंने उसमें लिखा कि ये प्रतिहार राजपूत नहीं बल्कि गुर्जर थे, स्पष्ट रूप से लिखा है। जब शोध हो करके सारी चीजें लिखी गई, उसके बाद भी कई लोग ऊपर बैठ करके कुछ गलतफहमी फैला रहे हैं लोगों में, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये बिल्कुल अनुचित है, ये समाज में एक विखंडन की प्रक्रिया है। ऐसे लोगों को निश्चित रूप से चिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि समाज में किसी भी प्रकार के विद्वेष की बात न करें। गुजरों का, राजपूतों का भ्रातृभाव बहुत अच्छा है, भाईचारा बहुत अच्छा है, हमेशा से दोनों समाज बहुत मिलकर रहे हैं, दोनों समाज राष्ट्रभक्त हैं, दोनों समाजों की संस्कृति एक जैसी है। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, और ये राजपूत परिवार भी जो परमार थे, प्रतिहार थे, चालुक्य थे, चौहान थे, चंदेल थे, भाटी थे, गहलोत थे, ये भी सब गुर्जरों के ही क्लैन हैं। उन्हीं में से निकले जो 6वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी तक जो गुर्जर राजा शासन करते थे, उन्हीं के वंश में से कुछ लोग ये बाद में राजपुत्र कहलाए जाने लगे। 13वीं शताब्दी से पहले कोई राजपूत जाति नहीं थी। अब ये जो बात हम कह रहे हैं पूरे प्रमाणों के आधार पर कह रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी ने, जो हिस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है,
1937 में उन्होंने कन्नौज की हिस्ट्री लिखते समय इस बात को लिखा। उन्होंने भी पूरा जोर दे करके कहा कि कन्नौज के जो प्रतिहार हैं वो गुर्जर हैं, उनका संबंध गुर्जर जाति के साथ है और गुर्जर जाति के नाम पर ही ये सारे देशों के नाम पड़े। अभी हमारे भाई जो हैं कई जो गुमराह कर रहे हैं, वो एक बात कहते हैं कि ये तो गुर्जर इसलिए कहलाते थे क्योंकि ये गुर्जर देश के राजा थे। पहले तो मैं एक बात बता दूं कि गुर्जर देश इनकी विशाल साम्राज्य का एक छोटा सा हिस्सा था गुजरात का। आप समझ रहे हो इनका साम्राज्य कितना विशाल था, एक छोटा सा हिस्सा था, इसलिए इनके साम्राज्य में बहुत सारे प्रांत शामिल थे। और कन्नौज जो है कभी भी गुर्जर प्रतिहारों के शासन से पहले गुजरात नहीं था, ये बात आप नोट कर ले। जब वहां चक्रा युद्ध का शासन था, इंदिरा युद्ध का शासन था या हर्षवर्धन का शासन था, तब भी वो कभी गुजरात नहीं था। और जब 1036 में गुर्जर प्रतिहारों का शासन वहां समाप्त हुआ, उसके बाद भी कन्नौज कभी गुजरात नहीं कहलाया। वो तभी तक गुर्जर देश रहा जब तक गुर्जर प्रतिहारों का वहां पर शासन रहा। तो ये क्या सिद्ध करता है? और गुजरात का नाम भी गुजरात कब पड़ा? वो कोई अनादिकाल से नहीं है। आप महाभारत देख लीजिए, जो 5000 साल पुराना ग्रंथ है। महाभारत में लगभग 200 जनपदों का वर्णन है, उसमें से गुजरात कोई नाम नहीं है। जबकि उस इलाके में गुजरात जिसे आज आप कर रहे हो, वहां श्री कृष्ण ने द्वारकापुरी बसाई थी, देश के नाम से महाभारत में उसको कहा गया। और बाद के दिनों में भी सौराष्ट्र, लाट, कच्छ, कैवार्त, सारस्वत मंडल, इन नामों से गुजरात अलग अलग नामों से प्रसिद्ध रहा है। इन गुर्जरों ने जब इन सारे क्षेत्रों को अपने अधिकार में लेकर के जब उसको राजनीतिक एकता के सूत्र में पिरो करके एक अंपायर खड़ी की, साम्राज्य का निर्माण किया, तो उसका नाम दिया गुजरात। और गुजरात का अर्थ क्या होता है? त्रय जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब जानते हैं कि त्रय का अर्थ, त्रय लगता है रक्षा के अर्थ में, रक्षा करने के अर्थ में। गुजरात्रा का अर्थ है कि जो गुर्जरों द्वारा रक्षित राज्य या गुर्जरों द्वारा रक्षित भूमि। अरे पहले गुर्जर जाति होगी तभी तो उनके द्वारा रक्षित राज्य बनेगा। जैसे भोटों के द्वारा रक्षित भूटान कहलाता है, जैसे मालव एक जाति थी, उनके द्वारा जो शासित प्रदेश था वो मालवा कहलाता था। इसी प्रकार से महर्षि पाणिनि ने लिखा है कि राजवंशों और क्षत्रियों के नाम पर ही जनपदों के नाम रखे जाते हैं। जैसे राजपूतों से राजपूताना हो गया, जिसे आज आप राजस्थान कहते हैं। तो ये सब किसके द्वारा हुआ? ये सब राजवंशों के द्वारा ही ये सारे नामकरण हुए हैं। तो जो लोग ये कह रहे हैं अरे गुर्जरों का सिलसिला केवल प्रतिहारों के जमाने से नहीं, अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे हर्षवर्धन के जमाने में, तो 590 ईस्वी की भड़ोच जो गुजरात में एक राज्य है, वहां का शासक था दद्दा, जिसका हर्षवर्धन से युद्ध भी हुआ। दद्दा की जो कॉपर प्लेट है उस समय की 590 ईस्वी की, उसमें उसको गुर्जर नृपति वंश लिखा हुआ है। अब आप देखिए कहां तक बदलोगे आप हर जगह गुजरात उसको बोलते हैं कि ये भौगोलिक सेंस में है। भाई गुर्जर नृपति वंश जो है, दुनिया के सब इतिहासकार उसका अर्थ यही करते हैं कि गुर्जर वंश का राजा, गुर्जर वंश का शासक। ये जातीय रेशियल सिग्निफिकेंट का है। इसलिए इस बात को समझें, जैसे उनको वहां यह लिखा हुआ है उसी प्रकार से उसी समय का, उससे थोड़े समय बाद में हर्षवर्धन का दरबार का कवि था बाण, उसने एक किताब लिखी हर्ष चरित्र। तो हर्ष चरित्र में वो हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन का वर्णन करता है, उसकी विजयों का। तो वो कहता है कि वो प्रभाकर वर्धन जो है वो सिंधु राज पर ज्वर के समान है, वो हूणों पर जैसे मृग पर केसरी होता है, सिंह होता है, उसके समान है। और गुर्जरों के लिए लिखा गुर्जर प्रजागर, वहां सीधा गुर्जर प्रजागर लिखा कि गुर्जरों को जगाकर रखने वाला है, जैसे कहते हैं नींद उड़ाने वाला। चूंकि भीनमाल के गुर्जरों का और हर्षवर्धन के पिता का संघर्ष काफी लंबे समय तक चला, उसके दरबार का कवि था, उसने उसकी डींग हाँकने के लिए
प्रशंसा के लिए गुर्जरों की नींद उड़ाने वाला लिखा। लेकिन हर्षवर्धन जो है कभी भी इन भीनमाल के गुर्जरों को जीत नहीं पाया, अपने जीवन काल में कभी भी नहीं जीत पाया। और जो दद्दा था भड़ोच का शासक, वो भीनमाल के गुर्जरों का ही सामंत था, जिसकी मैंने कॉपर प्लेट का वर्णन किया। और विदेशी यात्री सुन लीजिए, अब विदेशी यात्री उसी समय आया हुएनसांग, जो चीनी यात्री था, जो हर्ष के दरबार में आया, जिसने वल्लभीपुर का भी वर्णन किया। वल्लभीपुर भी गुर्जरों की एक राज्य था गुजरात में उस समय। तो वो लिखता है, हुएनसांग लिखता है कि भीनमाल में जो गुर्जर हैं वो एक बहुत समृद्ध शासन चलाते हैं, एक समृद्ध राज्य का संचालन करते हैं। और उसने इस बात का उल्लेख किया कि वहां का जो क्षत्रिय राजा है वो जो है नौजवान है, 20 वर्ष का है। और वो ये भी लिखते हैं कि वो धर्म से बौद्ध है। तो वहां गुर्जर शासक का वर्णन किया, गुर्जर राज्य का वर्णन किया और उसकी समृद्धि का वर्णन किया। ये विस्तार से वर्णन चीनी यात्री भी लिखता है। तो गुर्जर साम्राज्यों का वर्णन लेकर के हर्षवर्धन और उसके समय से पहले से ही चल रहा है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये सारे वंश गुर्जर हैं, वहां किसी डायनेस्टी के लिए कहीं भी राजपूत शब्द प्रयोग नहीं हुआ। वो और आजकल कुछ एक बात और चलाई जा रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। लोग कह रहे हैं जी हम क्षत्रिय हैं, अब राजपूत से क्षत्रिय की बात होने लगी। पर मैं एक बात बताऊं, निवेदन करता हूं अपने भाइयों से, इस बात पर विचार करें। मैं अपने सभी भाइयों से जो गुमराह कर रहे हैं इन बातों पर, देखिए क्षत्रिय कोई जाति नहीं है भारत में, क्षत्रिय एक वर्ण है। प्राचीन काल में जब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हुआ करते थे, और वेद में इसका वर्णन आता है, यजुर्वेद में आता है, ब्रह्मणो अस्य मुखमासीद बाहु राजन्य कृतय उरु तदस्य यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायते। वो कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण परमात्मा ने पहले समाज में बनाए कार्य की व्यवस्था के लिए। ब्राह्मण जो था वो अज्ञान को दूर करने के लिए, क्षत्रिय अन्याय को दूर करने के लिए, वैश्य अभाव को दूर करने के लिए, और शूद्र जो है वो श्रम कार्य करने के लिए। लेकिन ये जन्मजात नहीं थे। जो अगली बात कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुने। वेद ऐसा मानता है, और मनु महाराज ने भी वेद की व्याख्या करते हुए लिखा कि ये गुण कर्म स्वभाव पर आधारित हैं। यानी कि ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ भी शूद्र हो सकता है, और शूद्र के घर में पैदा हुआ व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, अगर उसके गुण कर्म और स्वभाव उस प्रकार के योग्यता परक था। और यह व्यवस्था महाभारत काल तक चली। महाभारत काल में कुछ पतन हो गया था, यह व्यवस्था कुछ टूटने लगी थी, और महाभारत के बाद यह व्यवस्था समाप्त हो गई। अब एक छोटी भगवान कृष्ण जो घोषणा करते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, उन्होंने कहा चातुर्यम वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग से। वो कहते हैं कि 4 वर्ण जो रचे गए वो गुण कर्म के आधार पर रचे गए। तो आज कोई भी क्षत्रिय भारत, कोई भी जाति भारत में अपने आप को क्षत्रिय कहने का जो दावा करे वो अनुचित है। कि क्षत्रिय जन्मजात नहीं होता, क्षत्रिय वर्ण है, उसका चुनाव होता है, और जाति जन्मजात होती है। तो इसलिए जाति और क्षत्रिय को कोई मेल नहीं है। और अगर आप योद्धा वंशों से लेते हो तो उन